नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहां होती है नंबर वन पढ़ाई। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट रूल। इमरजेंसी चैप्टर हमारा चल रहा है लक्ष्मीकांत में। उसमें नेशनल इमरजेंसी हम पढ़ चुके हैं, ग्राउंड्स फॉर इम्पोजिशन पढ़ चुके हैं। उसके अलावा उसका प्रोक्लेमेशन और रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, वो सारे प्रोविजन जो भी आड़े टेढ़े थे, सब कुछ हमने एक्स वाई जेड कॉम्बिनेशन बीटा थीटा सब पढ़ लिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राउंड फॉर इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, सॉरी, ग्राउंड फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, यानी कि इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। मैं जो यहाँ लिखता हूँ वो थोड़ा सा डिले में तुमको दिख सकता है, क्योंकि ये मैंने वायरलेसली कनेक्ट किया हुआ है मेरे टैबलेट को। यूएसबी से लाइव स्ट्रीम होता है जब एकदम बराबर चलता है, इसमें थोड़ा सा आएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो भाई, ग्राउंड फॉर इम्पोजिशन का मतलब कि किस आधार है, कौन कौन से ऐसे आधार है दुनिया में जिन पे ससुर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है किसी भी स्टेट में। स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना बड़ा समस्या वाला है। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो इसका। बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, हर चीज़ के पहले बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं, है ना। ताकि तुम्हारा जो है दिमाग काम करना स्टार्ट कर दे कि भाई क्या पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे, दुनिया में ये चीज़ क्यों पढ़नी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी गम है कई दुनिया में। तो यही चीज़ हमें क्यों पढ़नी है, इसलिए पढ़नी है क्योंकि देखो भाई साहब, स्टेट जो होती है ना, स्टेट, ये स्टेट है, कोई सी भी स्टेट मान लो। जैसे आजकल जो चर्चा में चल रही है वेस्ट बंगाल, ठीक है। और सेंटर, सेंटर को हम यूनियन बोलते हैं। सेंटर तो एक ही होता है ना, स्टेट बहुत सारी होती है। अब यूनियन की अपनी गवर्नमेंट है भाई, स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, अलग अलग काम करते हैं सब। नॉर्मली सारी सिचुएशन अगर नॉर्मल चलती रहेगी, मुझे ये पीछे से करने दो, थोड़ा वाइट वाइट आ रहा है ना मेरी कैमरा के साइड में। ये हर बार मैं सेट करता हूँ पर पता नहीं क्यों फिर से हो जाता है ऐसा। आई डोंट नो। हुआ ठीक। ओके। तो मैं क्या बोल रहा था कि स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है और सेंटर की अलग गवर्नमेंट होती है। नॉर्मल कंडीशन में देर इज नो प्रॉब्लम, सभी अपना अपना काम आराम से करते रहते हैं। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल, भाई साहब प्रेसिडेंट रूल अगर किसी स्टेट में लग जाए ना, जैसे मान लो वेस्ट बंगाल में अगर बाई चांस प्रेसिडेंट रूल लग जाए, तो जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है वो जाओ साइड में हो, उनके सारे मंत्री साइड में हो जाओ, वो फिर उनके पास कोई अधिकार नहीं बचेगा। फिर वेस्ट बंगाल पे डायरेक्ट शासन कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रपति। यानी भाई साहब स्टेट की चुनी हुई सरकार को भी साइड में रख देने का ये प्रावधान है, इतना खतरनाक। हाँ, तो अगर प्रेसिडेंट रूल यूं ही लगा दिया जाएगा तो फिर तो मतलब ही क्या रहा स्टेट का, सेंटर का। सेंटर वाले, यूनियन वाले जब चाहेंगे, जिस स्टेट में चाहेंगे, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे और लगा के उसका शासन सारा अपने हाथ में ले लेंगे। यानी यहाँ के भी राजा वो, वहाँ के भी राजा हो, मतलब वही वो राजा, और कोई तो राजा ही नहीं, सब प्यादेबाद में। तो इसलिए कुछ ग्राउंड्स बनाए गए कि भाई ऐसे मत लगा दिया करो। और ज़्यादा हो गया। मेरा गला देखो कैसे दिख रहा है, चमक रहा है ना। एक सेकंड देना, मुझे इसको सेट कर देता हूँ। अरे सेट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है कई बार क्रोमा को। ज़्यादा हो रहा है, और मूवी हट गया। अभी, अभी, हाँ भाई अभी ठीक है, ठीक है। तो अभी भी थोड़ा थोड़ा और होंडा। तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई ऐसे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा सकता, कुछ आधार होने चाहिए, कुछ ऐसे बहुत भारा काम ऐसा हो गया हो स्टेट में कि भाई अब तो स्टेट गवर्नमेंट वाले नहीं संभाल सकते स्टेट को, अब तो सेंटर को ही संभालना पड़ेगा, अब तो पिताजी को ही संभालना पड़ेगा, बेटे की बस की बात नहीं है, तब आप प्रेसिडेंट रूल लगाओ, ऐसे मत लगाओ। तो वही बोला गया है, आर्टिकल 355, आर्टिकल 355, इसको खोपड़े में दिमाग में जिधर डालना चाहो उधर डाल लेना। मैं फिर से सेट करता हूँ यार, कैमरे को थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। इसको आर्टिकल को दिमाग में डाल लेना। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल 355, ये आधार देता है, ये ग्राउंड देता है फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 355 प्रोवाइड्स द ग्राउंड्स फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट। तो क्या बोल रहा है आर्टिकल 355? आर्टिकल 355 बोल रहा है, आर्टिकल 355 इम्पोजेज अ ड्यूटी ऑन सेंटर, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक ड्यूटी डालता है, एक कर्तव्य डालता है। क्या कर्तव्य डालता है? टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, पिताजी जो है, उन पे संविधान का आर्टिकल 355 ये ड्यूटी डालता है कि वो ध्यान रखे कि भारत के प्रत्येक राज्य में सरकार संविधान के हिसाब से चलाई जा रही है। दैट टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट इन एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान में जो लिखा हुआ है उनके हिसाब से चलानी है सबको सरकार। अगर कोई अपनी मर्जी चलाएगा, अपने आप को दादा दादी जो भी बताएगा, तो फिर उसकी सरकार को उखाड़ के फेंकने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सेंटर की होगी, ठीक है। अच्छा, इट इज द ड्यूटी in the performance of which the center takes over the government of a state under article 356 in case of failure of constitutional machinery in the state। तो
संविधान ने यही बोला है कि अगर 355 आर्टिकल में सेंटर वालों, ओ प्रधानमंत्री, ओ राष्ट्रपति, ओ उनके मंत्रियों, तुम सबको मैं ये ड्यूटी दे रहा हूं कि किसी भी स्टेट में जो है अगर सरकार चल रही है तो वो संविधान के हिसाब से, संविधान में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, संविधान में जो नियम कानून कायदे दिए हुए हैं उनके हिसाब से चलनी चाहिए। और अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट उन नियम कानून कायदों के हिसाब से नहीं चल रही है जो संविधान में दिए गए हैं, तो तुम उस स्टेट की गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देना और तुम खुद डायरेक्ट वहां पे शासन करने लग जाना। और तुम ये कोशिश करना कि फिर जो नई गवर्नमेंट आए वो संविधान के हिसाब से ही काम करे। तो इतनी भारी पावर इनको दे दी कि ये पूरी की पूरी सरकार को हटा सकते हैं। तो ये जरूरी भी थी देना। क्यों जरूरी थी? इसलिए जरूरी थी क्योंकि भारत में बहुत सारे स्टेट्स है, अभी 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरी। तो भाई साहब इतने सारे स्टेट है और सबको पता है कि जो अगर चुनाव जीत के आया है और शासन में स्टेट में मुख्यमंत्री या मंत्री बना है तो उसमें थोड़ा सा अहंकार तो आ ही जाएगा ना कि अपुनिच भगवान है, अपुनिच भगवान है। अगर सबके सभी ये बोलने लगे कि अपुनिच भगवान है, अपुनिच भगवान है, तो फिर संविधान की बात तो कोई मानेगा नहीं। और थोड़े दिनों में पता चले ऐसा हो जाए कि स्टेट वाले बोल रहे कि भाई अपन तो अपना अलग ही देश बनाएंगे, अपन तो अपना अलग ही सरकार बनाएंगे, अपन खुद ही प्रधानमंत्री बनेंगे यहाँ के। ऐसे काम भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो उनको कंट्रोल में रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कीप कंट्रोल ओवर द स्टेट्स। एंड इस काम को करने के लिए ही आर्टिकल 355 ने ये ड्यूटी इंपोज की सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि ध्यान रखना, ध्यान रखते रहना कि कोई भी स्टेट वाला गलत गलत काम तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है, संविधान के खिलाफ जा रहा है, हटा दो उसको, दूसरे को लेके आओ। भाई कितना बढ़िया प्रोविजन है, वाह। लेकिन इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हुआ, कैसे देखेंगे अभी। दिस इज पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंट रूल। इसी को आर्टिकल 355 जो ड्यूटी देता है सेंटर को, और उस सेंटर उस ड्यूटी के अंतर्गत आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल लगाता है। देखो दो चीज समझना, आर्टिकल 355 और 356 के बीच का डिफरेंस समझना। आर्टिकल नंबर 355 माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों, ये बोलता है, सेंटर पे ड्यूटी देता है, सेंटर पे कर्तव्य लगाता है कि भाई सेंटर वालों ध्यान रखना कि हर स्टेट की गवर्नमेंट संविधान के हिसाब से चलती रहे, ध्यान रखना, है ना। तो आर्टिकल 355 तो बस ध्यान रखने की ड्यूटी देता है। और फिर बोलता है कि अगर आर्टिकल 355 में बताए अनुसार कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं चल रही है तो फिर आर्टिकल 356 यानी 356 के अंतर्गत वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है और वहां की सरकार को हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल लगता है, 355 में नहीं लगता। 355 तो सिर्फ बोलता है कि भाई ध्यान रखना। क्या रखना? ध्यान रखना, ध्यान। ठीक है भैया, रखेंगे ध्यान। इट इज नोन, इसको जो है ना 356 में जो लगाया जाता है रूल, उसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं नॉर्मली। लेकिन प्यार से कुछ भी बोल सकते हो तुम, बाबू, सोना, डुगू, फुगू, जो भी बोलना चाहो तुम बोल सकते हो प्यार से, है ना। लेकिन जो प्रेसिडेंट रूल है उसको इमरजेंसी बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं प्यार से, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी लोग बोलते हैं प्यार से। लेकिन ये दोनों शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए नहीं है, ये दोनों शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए नहीं है। कई शब्दों को सुन के गुस्सा आ जाता है, ऐसा ही आता है गुस्सा प्रेसिडेंट रूल सुन के स्टेट वालों को, है ना। द प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356 ऑन टू ग्राउंड्स, वन मेंशन्ड इन आर्टिकल 356 इटसेल्फ, अनदर इन आर्टिकल 365। तो क्या बोल रहा है यो ऐसे बोल रहा भाई कि प्रेसिडेंट रूल जो है ना किसी भी स्टेट में वो दो आधारों पे लगाया जा सकता है। एक आधार तो आर्टिकल 356 यानी कि 356 खुद में ही मेंशन किया हुआ है। क्या मेंशन किया हुआ है? कि अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं चल रही हो तो वो आर्टिकल 356 में खुद में लिखा हुआ है। दूसरा ग्राउंड 365 में दिया हुआ है। 365 आर्टिकल में क्या बोला हुआ है? देखो दो है, याद रखना है, बड़ा सिंपल है। इसको कैसे है 356, एक तो ये आर्टिकल होता है, इसी का उल्टा करना है आपको। 3 तो वही रहेगा, इस 6 को इधर लेके आ जाओ और 5 को उधर ले जाओ। 365 आए। अरे भैया हमने तो सोचा ही नहीं ऐसा भी होता है। हाँ ऐसा भी होता है। तो 356 भी बोलता है प्रेसिडेंट रूल लगा दो, 365 भी बोलता है प्रेसिडेंट रूल लगा दो। लेकिन आधार जो है, ग्राउंड्स जो है, वो दोनों में अलग अलग दिए हुए हैं। 356 तो ये बोलता है कि अगर स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। लेकिन 365 ये बोलता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के दिए हुए डायरेक्शंस को नहीं मानती है, उनके हिसाब से काम नहीं करती है और अपने हिसाब से अपनी मनमानी करने लग जाती है, अपुनिच भगवान है करने लग जाती है, तो भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है उस स्टेट में। तो ये दो कंडीशन है। कौन कौन से आर्टिकल? 356 एंड 365 माय डियर फ्रेंड्स। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है, द आर्टिकल 356 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इश्यू अ प्रोक्लेमेशन इफ ही इज सेटिस्फाइड। कौन सेटिस्फाइड? प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाइड हो दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन, कि ऐसी एक सिचुएशन उत्पन्न हो चुकी है। कैसी सिचुएशन उत्पन्न हो चुकी है? in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution।
अगर प्रेसिडेंट इस बात से सेटिस्फाई है कि भाई ऐसी सिचुएशन अराइज हो चुकी है कि स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चलाई जा सकती, तो फिर प्रेसिडेंट ये प्रोक्लेमेशन यानी कि घोषणा कर सकता है कि इस स्टेट में हम प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं। नोटेबली द प्रेसिडेंट कैन एक्ट आइदर ऑन अ रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट और अदरवाइज टू। तो अब ये कौन बताएगा प्रेसिडेंट को कि भाई ये फलानी फलानी स्टेट में गलत गलत काम हो रहे हैं, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही। कैसे भाई? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंटर में बैठी है और स्टेट तो बहुत सारी है ना, मैंने बताया 28 स्टेट है, 28। तो भाई कौन सी में क्या हो रहा है ये कौन बताएगा? तो मैंने बताया था एक आदमी बैठा रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नर। हर स्टेट में गवर्नर होता है, उसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है मित्रों? गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो वो उसको वही तो बोलता है ना कि गवर्नर मैं तेरे को अपॉइंट कर रहा हूं, तो ध्यान रखना कि हर स्टेट में हर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। अगर कुछ भी इधर उधर होती है तो मेरे को बता देना तू, ठीक है? तो गवर्नर भी हो सकता है प्रेसिडेंट को बता दे कि साहब इस स्टेट में देखो गलत गलत काम हो रहे हैं, आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो। लेकिन अगर गवर्नर ने नहीं बताया उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट जो है अपना रूल लगा सकता है। तो प्रेसिडेंट के ऊपर यह बाध्यता नहीं है, यह बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जब गवर्नर बताए तभी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। नहीं, गवर्नर ने कोई रिपोर्ट नहीं दी तो भी प्रेसिडेंट अपने आधार पे भी, अपनी सूचनाओं के आधार पे भी, और किधर से उसको सूचना मिल गई, उड़ती उड़ती खबरें आ रही है, कुछ भी आ रही है ना, उड़ती उड़ती खबरें मेरे पास ही बहुत आती है, तो सूचना मिल ही जाती है हर चीज की, है ना। अब कितना भी छुपाओ, क्या बोलते हैं, छुपता नहीं छुपाने से। जो झूठ होता है ना, झूठ वो कभी भी छुपाने से छुपता नहीं, तो वो आ ही जाता है ना, उड़ता उड़ता पहुंच ही जाता है कि तुम्हारा क्या क्या झूठ है, सब पता चल जाता है। तो वही बात है कि भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट कितना ही छुपाए कि वो गलत गलत काम कर रही है, लेकिन वो पता चल ही जाता है प्रेसिडेंट को, है ना। और फिर जब प्रेसिडेंट रूल लगता है ना, फिर नानी याद आती है स्टेट को, फिर नानी याद आती है। पहले तो बहुत उछल लेती है स्टेट, यार अपनी से भगवान, अपनी से भगवान है, छुपाती रहती है, करती रहती है कांड। फिर लास्ट में जब बहुत पानी सिर से ऊपर निकल जाता है, फिर लगता है प्रेसिडेंट रूल, और वो सारे कांड किए बिना स्टेट गवर्नमेंट के, उसको पता चलता है कि मैंने क्यों किए। नानी याद आती है उसको, ये बात होती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है गवर्नर की रिपोर्ट से, प्रेसिडेंट खुद भी लगा सकता है प्रेसिडेंट रूल, और गवर्नर रिपोर्ट है तो भी लगा सकता है। दूसरे नंबर का Article 365 says that the whenever a state fails to comply with or give effect to any direction from center, it will be lawful for the president to hold that situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution. तो ये बोल रहा है कि भाई साहब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन दिया कि अरे भाई स्टेट वालों ये वाला काम कर देना इस तरीके से, वो बोलते हैं चल 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 चल, तेरे जैसे बहुत देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं करेंगे, हम हमारे हिसाब से करेंगे। ओ भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ मेरा डायरेक्शन नहीं मान रहे, अच्छा मेरा डायरेक्शन नहीं मान रहे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमको याद नहीं है मेरे पास आर्टिकल 365 है कि अगर मेरा डायरेक्शन नहीं मानोगे तो मैं प्रेसिडेंट रूल लगा सकता हूं, तुम्हारी पूरी पूरी सरकार को उखाड़ के फेंक सकता हूं। तो इसको सुनने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी ओहो सॉरी 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 पिताजी, सॉरी सॉरी पिताजी, सॉरी गलती हो गई, माफ कर दो, अब मैं आपका हर डायरेक्शन मानूंगा। तो जब तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया ना तब तक वो चलते हैं, और एक बार लग गया ना तो फिर हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ जाती है, ऐसी बात है। तो ये दो आर्टिकल है 356 और 365, समझ गए बात को। अब बात करते हैं भाई साहब पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन की। भाई लग तो गया प्रेसिडेंट रूल, लेकिन प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद में उसकी अप्रूवल भी लेनी पड़ती है पार्लियामेंट से। ये एक तरीके से ये मान लो कि वो दिया हुआ है, सेफ गार्ड दिया हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि गलत तरीके से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया हो, है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गलत तरीके से स्टेट गवर्नमेंट पे कब्जा करना चाहती हो। तो ऐसा तो नहीं हुआ ना। उसके लिए क्या करते हैं वो कि भाई प्रेसिडेंट रूल की प्रोक्लेमेशन कर दी, किसने? राष्ट्रपति ने। उसके बाद में उसको 2 महीने के भीतर में, कितने कितने दिनों के भीतर, 2 महीने के भीतर भीतर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करवाना पड़ेगा। अब हमने अभी अभी पीछे जस्ट नेशनल इमरजेंसी पड़ी थी, नेशनल इमरजेंसी में पास कराना पड़ता है। अब डिफरेंस यहीं पे देख लो, डिफरेंस यहीं पे देख लो, क्योंकि समझ में आ जाएगा तीनों चीजों के। एक चीज और पढ़ेंगे हम, फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसमें भी पास कराना पड़ेगा। तो वो डिफरेंस तुम्हें याद रहेगा ना, तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, नहीं तो मिल जाएंगे, तुम्हें याद नहीं होगा भाई नेशनल इमरजेंसी में कितने दिन थे, फाइनेंशियल इमरजेंसी में कितने दिन थे, प्रेसिडेंट रूल में कितने दिन थे। तो देखो पहले सब में एक जैसा सिस्टम था, एक जैसा सिस्टम था कि 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने में पास कराना है, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे प्रेसिडेंट रूल हो, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। लेकिन फिर मैंने बताया कि नेशनल इमरजेंसी का दुरुपयोग किया गया था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, तो उस वजह से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उस 2 महीने की अवधि को घटा के 1 महीने किया गया था। तो ये घटाया सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के कंडीशन में गया था, बाकी जो प्रेसिडेंट रूल है और उसके अलावा जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, उन दोनों में अभी भी सेम ही कंडीशन है। तो 2 महीने में अनुमति लेनी होगी, लोकसभा की राज्यसभा की लेनी होगी। एक तो अंतर ये हो गया कि नेशनल इमरजेंसी में 1 महीने में लेनी होती है, प्रेसिडेंट रूल में 2 महीने में लेनी होती है। दूसरा अंतर एक और है
कि ये जो अनुमति इन दोनों से लेंगे ना, उसमें कितने वोट चाहिए होंगे। तो नेशनल इमरजेंसी की अनुमति में तो स्पेशल, समझ रहे हो, स्पेशल वोट चाहिए होते थे, क्या बोलते हैं उसको, मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती थी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती थी, है ना, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग और 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ये होती है स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन प्रेसिडेंट रूल के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए भाई साहब, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो प्रेसिडेंट रूल को पास करवाना बड़ा आसान है, ठीक है, पास करवाना बड़ा आसान है। अच्छा, तो मेजोरिटी समझ गए तुम, हाँ। चलो बात ये पढ़ लेते हैं हम। A proclamation imposing president rule must be approved by the both houses of parliament within 2 months from the date of its issue। तो जब प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन इश्यू किया उसके 2 महीने के भीतर में दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से ये अप्रूव हो जाना चाहिए। However, if the proclamation of president rule is issued at a time when the Lok Sabha has been dissolved or dissolution of the Lok Sabha takes place during the period of 2 months without approving the proclamation, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided the Rajya Sabha approved it in the meantime। तो ये वो सेम कंडीशन है जो हमने नेशनल इमरजेंसी में पढ़ी थी कि प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करने से पहले ही अगर डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा, तो फिर क्या होगा कि राज्यसभा की तो अनुमति ले लो 2 महीने में, और उसके बाद में जब भी लोकसभा रिकंस्टिट्यूट होती है, दोबारा चुनाव हो गए, प्रधानमंत्री मंत्री सब बनते हैं और फर्स्ट उसकी मीटिंग सिटिंग होती है, उसके 30 डेज के भीतर भीतर आपको लोकसभा की भी अनुमति लेनी होगी। अगर नहीं ली तो फिर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा हुआ माना जाएगा। लेकिन इफ अप्रूव्ड, अगर लग गया बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज से अनुमति मिल गई, ठीक है, अनुमति दोनों हाउसेज से मिल गई, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, द प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ। तो फिर प्रेसिडेंट रूल 6 महीने तक चलेगा। इमरजेंसी भी 6 महीने तक चलती थी एक बार लगने के बाद में, है ना, अनुमति मिलने के बाद 6 महीने तक चलती थी, फिर 6 महीने बाद में वापस अनुमति लेनी पड़ती थी। ये भी 6 महीने चलता है, 6 महीने बाद वापस अनुमति लेनी पड़ती है। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। लेकिन यहां पे एक डिफरेंस आ गया प्रेसिडेंट रूल और इमरजेंसी में। क्या, प्रेसिडेंट रूल केवल और केवल अधिकतम 3 साल के लिए ही लगाया जा सकता है किसी स्टेट में, उससे ज्यादा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इमरजेंसी के लिए कोई ऐसी टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, अनलिमिटेड टाइम तक इमरजेंसी लगाई जा सकती है, 6-6 महीने में अप्रूवल लेते रहो और इमरजेंसी को लगाते रहो। लेकिन प्रेसिडेंट रूल में ये बहुत कठिन दिया गया है। पहली कंडीशन तो प्रेसिडेंट रूल में ये है कि भाई मैक्सिमम आप 3 साल तक लगा सकते हो, और दूसरी बात ये कि अगर आपको 1 साल से ज्यादा लगानी है, यानी कि 1 साल से ज्यादा लगानी है, तो कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। क्या है वो कंडीशन, देखते हैं। विद अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 months, हाउएवर इफ द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ये वही बात बोल रहा है, ठीक है, कि आप 3 साल तक लगा सकते हो हर 6 महीने में अप्रूवल लेके, और अगर बीच में लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है तो फिर से लोकसभा बनेगी, वो आएंगे फर्स्ट मीटिंग के 30 दिन के भीतर में लगवा देना, ये वो हम 3 बार पढ़ चुके हैं ये चीज। Every resolution approving the proclamation of president rules or its continuation can be passed by either house of parliament only by simple majority, that is the majority of the member of the house present and voting। तो ये मैंने बता दिया था, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, इसमें स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए। The 44th Amendment Act of 1978 introduced a new provision to put restraint on the power of the parliament to extend a proclamation of the president rule beyond 1 year। तो वही 44th अमेंडमेंट एक्ट जिसने इमरजेंसी के प्रोविजन में बहुत सारे चेंजेस किए थे, उसी ने प्रेसिडेंट रूल के प्रोविजन में भी एक परिवर्तन किया और इसमें कुछ ऐसे टांग लगाई, यानी कुछ कठिन बनाया इसको। कैसे, ये बोल रहा है कि साहब मैक्सिमम तो आप 3 साल तक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हो, लेकिन अगर आप 1 साल से ज्यादा लगाना चाहते हो ना, तो कुछ कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी आप 1 साल से ज्यादा इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगा पाओगे। तो वो क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है, देखो। पहला, A proclamation of national emergency should be in operation in the whole of India or in the whole or any part of the state। कि अगर आपको किसी स्टेट में, जैसे कि वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं अभी, है ना, मान लो वेस्ट बंगाल में इमरजेंसी लगानी है, फिर कश्मीर की बात कर लें या फिर वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, इमरजेंसी लगानी है, तो भाई इमरजेंसी आप लगा दी, ठीक है, तो हर 6-6 महीने में तो अनुमति लेनी पड़ेगी। मैक्सिमम कितनी लगा सकते हो, 3 साल तक। यानी आज अगर मान लो इमरजेंसी लगती है, वेस्ट बंगाल को बैठा दो, कई लोग चिढ़ जाएंगे, मैं बोलता हूं स्टेट ए, ठीक है, तो अगर आज इमरजेंसी लगती है, मान लो 1 जनवरी 2024 को इमरजेंसी लगाई जाती है स्टेट ए में, तो मैक्सिमम कहां तक इमरजेंसी चल सकती है, कोई भी कंडीशन में उससे आगे नहीं जा सकती, तो वो बोला 3 साल। तो 3 साल कहां होगा भाई, 24 से होगा 25, 25 से होगा फिर 26, तो ये 1 साल, 2 साल और ये 27, यानी 1 जनवरी 2027 तक लग सकती है मैक्सिमम, उसके बाद तो हटानी पड़ जाएगी। अच्छा जी, हाँ। दूसरी बात क्या है,
दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी भी राज्य में इमरजेंसी को 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए लगाना चाहते हो, देखो मैक्सिमम हम 3 साल तक लगा सकते हैं, ये तो एक कंडीशन है, लेकिन वो बोल रहे कि अगर आप 1 साल से ज्यादा लगाना चाहते हो तो भी कुछ 2 कंडीशन है वो आपको पूरी करनी होगी। 2 कंडीशन अगर पूरी हो रही होगी भारत में, उस राज्य में, भारत में, तभी आप 1 साल से ज्यादा किसी स्टेट में इमरजेंसी लगा सकते हो, नहीं तो फिर 1 साल से ज्यादा इमरजेंसी नहीं लगा सकते। तो वो क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन तो ये बोला कि या तो उस स्टेट में या पूरे भारत में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई रहे, है ना, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई रहे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये कि जो इलेक्शन कमीशन है जो चुनाव करवाता है वो ये बोल दे कि भाई साहब ये वाली जो स्टेट है जिसमें आपने इमरजेंसी लगा रखी है इसकी हालत थोड़ी खराब चल रही है, यहाँ पे थोड़ा सिस्टम खराब चला है, तो इस पे हम यहाँ पे भी चुनाव नहीं करवा पाएंगे, इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे, हम यहाँ पे इलेक्शन कराने में असमर्थ हैं। अगर ये 2 कंडीशन पूरी हो रही है ना, उसके बाद ही आप 1 साल से ज्यादा लगा पाओगे। 3 साल से ऊपर तो कोई कंडीशन में नहीं लगा सकते, लेकिन 1 साल से ऊपर लगाने के लिए पहले ये 2 कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है मित्रों, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। Thus, it is provided beyond 1 year, the president rule can be extended by 6 months at a time only when the following 2 conditions are fulfilled. A proclamation of national emergency should be in operation in the whole of India or in the whole or any part of the state. या तो पूरे के पूरे भारत में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई रहे, या फिर उस स्टेट में या उसके किसी भाग में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई रहे जिस स्टेट में आप प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहते हो। दूसरा, द इलेक्शन कमीशन मस्ट सर्टिफाई that the general election to the legislative assembly of the concerned state cannot be held on account of difficulty. तो इलेक्शन कमीशन वाले सर्टिफिकेट दे कि साहब हम वहां पे चुनाव नहीं करवा सकते, वहां पे बहुत डिफिकल्टी है, बहुत मामला गड़बड़ है, तो इमरजेंसी लगा के रखो, प्रेसिडेंट रूल लगा के रखो। अगर वो सर्टिफिकेट देते हैं, ये 2 कंडीशन पूरी होती है, तभी उसमें 1 साल से ज्यादा तक प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ रहेगा। और ये क्यों लगाया गया? ये इसलिए लगाया गया, ये जो प्रोविजन है वो इसलिए दिया गया ताकि स्टेट में जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाए। भाई साहब प्रेसिडेंट थोड़ी है स्टेट पे रूल करने के लिए ना, स्टेट की खुद की सरकार होती है। तो ये इसलिए कठिन बनाया गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट वालों तुम पकड़ के मत रखो स्टेट को, छोड़ो, जल्दी से जल्दी वहां पे चुनाव करवाओ और नई सरकार लेके आओ। पुरानी सरकार अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही थी तो चुनाव करवाओ, नई सरकार लाओ। ऐसा थोड़ी है कि तुम बैठे रहोगे वहां पे। तो 1 साल से ज्यादा रखना है तो फिर ये 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, नहीं तो नहीं लगा पाओगे 1 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल को। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। A proclamation of president rule may be revoked by by the president at any time by subsequent proclamation. Such a proclamation does not require the parliamentary approval. तो बोला कि साहब जहां भी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है और प्रेसिडेंट उसको हटाना चाहता है तो प्रेसिडेंट एक और घोषणा कर देगा कि भाई आज से प्रेसिडेंट रूल हट रहा है यहाँ पे, और इस घोषणा के लिए किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी हटाने के लिए। लगाने के लिए तो जरूरत पड़ती है हर 6 महीने से अप्रूवल की, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की, वो भी सिंपल मेजोरिटी के साथ में। लेकिन हटाने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती अप्रूवल, क्योंकि हटाने को हमेशा सरल बनाया गया है। इमरजेंसी की कंडीशन में मैंने देखा था कि इमरजेंसी कंडीशन में भी प्रेसिडेंट एक और प्रोक्लेमेशन इश्यू करके इमरजेंसी को भी हटा सकता था, नेशनल इमरजेंसी को, तो वहां पे भी हाउसेज की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो उसको सरल बनाया गया। तो यहीं पे यही बात लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट के जब मन में आए वो हटा सकता है इमरजेंसी को, उसको प्रेसिडेंट रूल को, ठीक है। अच्छा, अब है भैया कंसिक्वेंसेज ऑफ प्रेसिडेंट रूल। क्या है? कंसिक्वेंसेज ऑफ प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रपति शासन के क्या परिणाम होते हैं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, राष्ट्रपति शासन लगा दिया किसी स्टेट में तो क्या ऐसे, मतलब क्या आफत आ जाएगी, बताओ ना तुम मेरे को। लगा देते हैं चलो राष्ट्रपति शासन, टाइम पास करना है, आज आज राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, क्या हो जाएगा लगा देंगे तो? कुछ फर्क पड़ता है क्या? बहुत फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है वही तो देख रहे हैं। चलो, द प्रेसिडेंट एक्वायर्स द फॉलोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन ए स्टेट। तो भाई साहब जब भी किसी स्टेट में, किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया हुआ रहता है तो प्रेसिडेंट के पास में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि बहुत खतरनाक पावर आ जाते हैं। कौन कौन से पावर है भाई? डॉक्टर जैकोल को नहीं देखा था क्या? पावर पावर, तो वैसे प्रेसिडेंट भी पावर पावर करने लग जाता है जब भी कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो पहली पावर तो ये आती है, ही कैन टेक अप द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट पहले जो काम करती थी, उस राज्य की सरकार जो पहले काम करती थी, वहां के मुख्यमंत्री मंत्रियों के पास जो पावर थी, जो वो घूमते थे आराम से फॉर्च्यूनर गाड़ियों में, उनकी सारी पावर छिन जाएगी और वो सारी ले लेगा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट उन सारे एग्जीक्यूटिव के काम भी कर सकता है, वहां के गवर्नर के भी सारे पावर ले सकता है और खुद बोल सकता है कि मैं हूं यहाँ का शासक, मैं ही चलाऊंगा इस स्टेट को। ऐसा कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट। दूसरा, ही कैन डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट। या फिर प्रेसिडेंट ये भी बोल सकता है कि भाई साहब स्टेट लेजिस्लेचर जो उस राज्य की विधानसभा थी, जैसे राजस्थान से मैं हूं तो मैं उसी की बात कर लूं, राजस्थान की विधानसभा है,
वो जो भी काम करती थी, यानी जैसे कानून पास करती है, विधानसभा कानून पास करने का काम करती है, तो वो ऐसे बोल सकता है कि आज से उसका काम पार्लियामेंट करेगी। यानी कि राजस्थान के लिए कोई भी कानून बनेगा, अगर राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, राजस्थान में कोई भी कानून बनेगा तो वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। तीसरी पावर उसको ये मिलती है, he can take all other necessary steps including the suspension of the constitutional provision relating to any body or authority in the state। तो वो कोई ऐसा काम भी कर सकता है कि भाई साहब वो कोई अगर ऐसी बॉडी है स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ काम करने के लिए बाध्य है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को भी वो सस्पेंड कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू एनी बॉडी और अथॉरिटी इन द स्टेट, बताओ, उसको भी सस्पेंड कर सकता है, वो नेसेसरी स्टेप ले सकता है। यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि स्टेट में चुनाव करवाना है, कौन सा? पंचायतों का चुनाव करवाना है। तो अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ रहे तो प्रेसिडेंट ये बोल सकता है कि भाई चुनाव वुनाव अभी नहीं करवाना, बाद में करवाना है ना, तुम्हारा काम बाद में, अभी नहीं, अभी सिस्टम सही नहीं चल रहा, अभी जो है हालत खराब है। तो भैया बात ऐसी है कि देयरफॉर व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन अ स्टेट, द प्रेसिडेंट डिसमिसेस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। यानी जब भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है किसी भी स्टेट में, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, जो चीफ मिनिस्टर वहां पे मुख्यमंत्री होता है और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी उसके मंत्री होते हैं, उनको सबको डिसमिस करता है कि भाई चलो तुम्हारा हो गया टाइम पूरा, अब हमारा टाइम है मुन्ना, हम चलाएंगे इस स्टेट को। द स्टेट गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट कैरीज ऑन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और द एडवाइजर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या होता है देखो बताऊं तुमको क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ ऐसे हो रहा है कि स्टेट का पहले प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले जो सिस्टम होता था वो कैसे होता था? ऊपर तो होता था गवर्नर और नीचे होता था चीफ मिनिस्टर, और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारे मिनिस्टर होते थे, 1 मिनिस्टर, 2 मिनिस्टर, 3 मिनिस्टर, 4 मिनिस्टर। तो हेड ये होते थे चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर, ये सारे स्टेट के हेड हुआ करते थे जब तक कि प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा था। और ये कोई भी कानून बनाते थे विधानसभा से, वो गवर्नर को भेजते, गवर्नर उस पर साइन करता, वो कानून बन जाता। लेकिन अभी प्रेसिडेंट रूल लग गया, यानी कि साहब दादाजी ने अपना रूल लगा दिया, प्रेसिडेंट साहब ने अपना रूल लगा दिया, तो अब ये सब हट जाएंगे, ये चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर हट जाएंगे, गवर्नर बच जाएगा। अब रूल जो है स्टेट पे कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन किसके थ्रू करेगा? गवर्नर के थ्रू करेगा। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो प्रेसिडेंट गवर्नर को बोलेगा भाई देख तू है ना मेरी तरफ से अब स्टेट को चला, और यहाँ का जो चीफ सेक्रेटरी है ना उसको तेरा एडवाइजर रख ले, वो तेरे को राय मशवरा देगा। चीफ सेक्रेटरी होता है सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है स्टेट का। तो पहले तो वो चीफ सेक्रेटरी क्या करता था, वो मुख्यमंत्री को सलाह देता था, चीफ मिनिस्टर को सलाह देता था, लेकिन चीफ मिनिस्टर को तो हटा दिया गया। तो अब वो किसको राय मशवरा देगा? गवर्नर को। या तो चीफ सेक्रेटरी दे सकता है, या फिर प्रेसिडेंट किसी और को भी अपॉइंट कर सकता है जो कि इस गवर्नर को राय मशवरा दे कि भाई ये स्टेट कैसे चलानी है। क्योंकि जो गवर्नर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, ये सारे नेता नांगड़े होते हैं, इनको इतना दिमाग नहीं होता इनको कि स्टेट कैसे चलनी है। वो दिमाग ये लगाते हैं पीछे से चीफ सेक्रेटरी, ये सारे जो आईएएस ऑफिसर है ना, ये तो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है गवर्नर को राय मशवरा देने के लिए प्रेसिडेंट। This is the reason why a proclamation under Article 356 is popularly known as the imposition of president rule in a state. Further, the president either suspends or dissolves the state legislative assembly, the parliament passes the state legislative bill and the state budgets. क्या बोल रही हो? एक चीज तो हमने देखी कि जो चीफ मिनिस्टर है और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको तो हटा ही देते हैं, भाई तुम तो जाओ, तुम अब आनंद करो, घर पे आराम करो, अब प्रेसिडेंट अपने आप चला लेगा। दूसरा क्या होता है कि हर स्टेट में एक स्टेट असेंबली भी होता है, स्टेट असेंबली जो कि कानून पास करती है। तो प्रेसिडेंट रूल में 2 काम कर सकता है प्रेसिडेंट, या तो इस असेंबली को निरस्त कर दे, डिसोल्व कर दे कि भाई आज से ये समाप्त, असेंबली ही समाप्त हो गई, या फिर इसको सस्पेंड भी कर सकता है। 2 कैसे हो सकते हैं? एक तो हो सकता है डिसोल्व कर दे इसको, और एक सस्पेंड कर दे। डिसोल्व में तो भाई ये खत्म हो गई, फिर प्रेसिडेंट रूल हट भी जाएगा ना स्टेट में, तो फिर वापस चुनाव कराने पड़ेंगे, वापस से नए मंत्री और मुख्यमंत्री वो सब चुन के आएंगे और नए एमएलए चुन के आएंगे। लेकिन अगर सस्पेंड किया है इसको, तो ये जब तक प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ तब तक तो ये सस्पेंड हुई पड़ी रहेगी, यानी ये कोई काम नहीं करेंगे, स्टेट असेंबली कोई काम नहीं करेगी, विधानसभा में कोई भी बिल विल पास नहीं होंगे, वो सारे के सारे पार्लियामेंट करेगी स्टेट के लिए बिल पास। लेकिन जैसे प्रेसिडेंट रूल हटता है तो फिर अगर इस असेंबली का जो टाइम पीरियड वो बच रहा है तो ये वापस से जीवित हो जाएगी और फिर अपना नॉर्मल काम करने लग जाएगी। तो ये 2 कंडीशन, 2 काम कर सकता है, या तो डिसॉल्व कर सकता है उसको या फिर सस्पेंड कर सकता है। ठीक है। When the state legislature is suspended or dissolved, जब स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की विधानसभा को सस्पेंड किया जाता है या फिर डिसॉल्व किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? द पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर्स टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और इन एनी अदर और टू एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम इन दिस रिगार्ड। तो जब स्टेट की असेंबली थी, स्टेट मान लो राजस्थान की असेंबली थी, अब कानून तो राजस्थान के लिए यही पास करती थी ना, अब इसको या तो आपने सस्पेंड कर दिया या डिसॉल्व कर दिया, दोनों कंडीशन में अब ये कानून तो पास कर नहीं पाएगी। तो राजस्थान के लिए कानून पास करेगा कौन फिर?
तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, या तो खुद कर सकती है कानून पास, है ना, पार्लियामेंट खुद कर सकती है, या फिर ये प्रेसिडेंट को भी अथोराइज कर सकती है कि भाई आप देख लेना इसका, इस स्टेट के लिए जो कानून वानून पास कराने हैं ना, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो पार्लियामेंट खुद भी कर सकती है और किसी को अथोराइज भी कर सकती है। तो वही लिखा हुआ है, पार्लियामेंट कैन डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है कि कोई काम मेरा था, कोई अधिकार मेरा था, लेकिन मैंने किसी को वो दे दिया कि भाई तू कर लेना मेरी तरफ से एक काम, ठीक है। जैसे कहीं पे जाके चेक करके आना है कुछ, और मुझे करना था, लेकिन मैंने किसी को बोल दिया भाई तुम एक काम करो, मेरी जगह जाओ, वहाँ पे चेक करके आ जाओ, काम सही से हो रहा है। तो वैसे पार्लियामेंट या तो खुद कानून पास कर सकती है या फिर प्रेसिडेंट को बोल सकती है आप ले लेना। डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम इन दिस रिगार्ड। तो प्रेसिडेंट को भी दे सकती है पावर, और या फिर प्रेसिडेंट बोलेगी साहब देखो मेरे पास तो पहले से बहुत काम है, मैं नहीं बना सकता, तो फिर प्रेसिडेंट जो बताएगा ना जिसके बारे में कि भाई उसको दे दो, वो ठाला बुला बैठा वो कर लेगा, तो उसको भी पार्लियामेंट ट्रांसफर कर सकती है पावर, ठीक है। दूसरा, द पार्लियामेंट और इन केस ऑफ डेलीगेशन द प्रेसिडेंट और एनी अदर स्पेसिफाइड अथॉरिटी कैन मेक लॉज कन्फरिंग पावर्स एंड इम्पोजिंग ड्यूटीज ऑन द सेंटर और इट्स ऑफिसर एंड अथॉरिटीज। तो पार्लियामेंट या फिर जिसको भी पावर दी गई है स्टेट के संबंध में कानून बनाने की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर और अथॉरिटी पे ये ड्यूटी डाल सकता है, ये बाध्यता, ये कर्तव्य डाल सकता है कि भाई आज से तुमको अपने काम करने के साथ में इस स्टेट वाले काम, ये काम भी तुमको करने पड़ेंगे, क्योंकि स्टेट को अब कौन चला रहा है, पार्लियामेंट चला रही है, प्रेसिडेंट चला रहा है, वो अथॉरिटी चला रही है। तीसरे नंबर का, द प्रेसिडेंट कैन अथोराइज व्हेन द लोकसभा इज नॉट इन सेशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड पेंडिंग इट्स सेक्शन बाय द पार्लियामेंट। तो अब लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा और लोकसभा के सेशन होते हैं, मतलब हर पूरे साल नहीं चलती रहती, वो सेशन जब होते हैं तब लोग बैठते हैं वहाँ पर, बातचीत करते हैं, मीटिंग वीटिंग करते हैं, वहाँ के सेशन होते हैं। लेकिन मान लो वो सेशन में नहीं चल रही, वो छुट्टी पे गए हुए सारे लोग, और बीच में स्टेट गवर्नमेंट के काम के लिए कुछ पैसा चाहिए कि भाई पैसा उनके स्टेट के फंड से निकालना पड़ेगा, तो पार्लियामेंट तो चल नहीं रही, तो फिर प्रेसिडेंट उसको अथोराइज कर सकता है कि भाई मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ तुमको, मैं साइन करके दे रहा हूँ कि वो पैसा निकाल लो और काम में ले लो, ठीक है। मतलब स्टेट के काम में ले लो, अपने घर के काम में नहीं। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट के बेटे का वह है वो स्टेट के फंड से पैसे निकालेगा, नहीं, स्टेट के काम के लिए, जैसे स्टेट में कोई हाईवे बनाना है या फिर कोई अस्पताल बनाना है, स्कूल बनानी है, उस तरीके काम के लिए। 4 नंबर का, द प्रेसिडेंट कैन promulgate when the parliament is not in session ordinance for the governance of the state। तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी इश्यू कर सकता है स्टेट के लिए। ऑर्डिनेंस समझ में आ गया ना, ऑर्डिनेंस मैंने शायद बता भी दिया था पिछली क्लास में कि ऑर्डिनेंस का मतलब जो होता है, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डर दे सकता है, यानी जब पार्लियामेंट नहीं चल रही होती तो कानून तो पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट चल रही नहीं तो प्रेसिडेंट टेम्परेरी कानून बना सकता है, उनको ऑर्डिनेंस बोलते हैं, तो वो स्टेट के लिए भी इश्यू कर सकता है, ठीक है। A law made by the parliament or president or any other specified authority continues to be operative even after the president rule. This means that the period for which this law is remain in force is not conterminous with the duration of the proclamation, but it can be repealed or altered by reenacted by the क्या बोल रहा है ये? जैसे बोल रहा है कि मान लो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा, इस डेट पे लगा कोई कानून, फिर यहाँ पे पार्लियामेंट ने बना दिया स्टेट के लिए, और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया। अब यहाँ पे खत्म हो गया तो आगे आगे ये जहाँ पे पीली लाइन दिख रही है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन जो कानून बनाया ना भाई साहब वो आगे भी चलता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के साथ में वो कानून खत्म नहीं होगा, कानून बाद में भी चलता रहेगा। लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया तो स्टेट में स्टेट की खुद की गवर्नमेंट आ गई है ना, चुनाव हो गया, मुख्यमंत्री मंत्री सब बन गए, तो वो चाहे तो इस कानून को हटा सकते, अपने आप नहीं हटेगा ये, उनको हटाना पड़ेगा, समझ लो बात, अपने आप नहीं हटेगा, चलता रहेगा, चलती रहे जिंदगी। It should be noted here that the president cannot assume to himself power vested in the concerned state high court or suspend the provision of the constitution relating to it. In other words, the constitutional provision related to the position, status, power and function of the concerned state high court remain the same even during the president rule. तो एक चीज ध्यान रखना, चाहे प्रेसिडेंट रूल हो चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, कुछ भी हो ससुर, हाई कोर्ट की पावर, सुप्रीम कोर्ट की पावर, किसी भी कोर्ट की पावर नहीं छीनी जा सकती। कोर्टों का सिस्टम अलग चलता है, वो अपना अलग हिसाब किताब चलता रहेगा, उसके पावर नहीं छीन सकते हो, ठीक है। अब लग रहा है कि यूज ऑफ आर्टिकल 356 सिंस 1950 द प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड ऑन मोर देन 125 ओकेजन। तो भाई साहब हमने एक सेंचुरी मार दी इसकी, जो प्रेसिडेंट रूल है यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाने की सेंचुरी मार चुके हैं हम। 125 से ज्यादा बार लग चुका है, यानी कि हर साल 2 बार राष्ट्रपति शासन किसी ना किसी स्टेट में लगता है। तो अंबेडकर जी को पूछा गया था जब ये प्रोविजन बनाया गया था ना 356 का, कि ये आप बना रहे हो तो इसका तो सेंट्रल गवर्नमेंट गलत उपयोग करेगी, ये तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार को हटा के खुद वहां का राजा बन सकती है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये तो क्या है, इसका कोई उपयोग नहीं करेगा, ये तो हमने बस लिख दिया, इसका तो मतलब ये तो डेड लेटर की तरह पड़ा रहेगा, यानी मरा हुआ पड़ा रहेगा, ये प्रोविजन कोई इसको काम में नहीं लेगा। लेकिन भाई साहब ऐसा हुआ नहीं, 125 से ज्यादा बार जो है प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, और द प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन द आर्बिट्रेरी मैनर एंड पॉलिटिकल और पर्सनल रीजन। और जैसा हमने आर्टिकल 355 में पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था कि भाई कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर संविधान के हिसाब से नहीं चल रही हो तो उस केस में आप प्रेसिडेंट रूल लगाना।
लेकिन यहाँ पे तो इसका इतना दुरुपयोग किया गया है कि सेंटर में जो पॉलिटिकल पार्टी बैठी रहती ना, वो खुद के हिसाब से, खुद की मर्जी से, खुद को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरी स्टेटों में प्रेसिडेंट रूल लगा देती। तो बहुत भाई गलत उपयोग हुआ है इस आर्टिकल का, बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके। नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में कंपैरिजन करना चाहो तो कर सकते हो। नेशनल इमरजेंसी केवल उसी कंडीशन में प्रोक्लेम की जा सकती है, यानी कि घोषित की जा सकती है, जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट्स थ्रेटन्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। युद्ध या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन नाम की समस्याएं होगी, उसी कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती। लेकिन प्रेसिडेंट रूल तो भाई कैसे भी किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? प्रोक्लेम्ड व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू रीजन विच मे नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। कि बस इसमें तो सिंपल सी चीज लिखी हो कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही तो प्रेसिडेंट रूल लगा देना। अब वो है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि वो किसको मानती है, कि क्या चीज ऐसी होगी जिसको हम ये मानेंगे कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही। अच्छा जी, 2 नंबर का, ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कंटिन्यू टू फंक्शन एंड एक्सरसाइज। क्या बोल रहा है ये कि जब नेशनल इमरजेंसी रहती है ना, तब स्टेट का मुख्यमंत्री भी काम करता रहता है, वहाँ की विधानसभा भी काम करती रहती है, वो उनको नहीं हटाया जाता। लेकिन प्रेसिडेंट रूल में तो अभी हमने देखा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटा देते हैं, और उसके अलावा जो लेजिस्लेचर है, विधानसभा, उसको सस्पेंड कर देते हैं या फिर डिसोल्व कर देते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया। तीसरा, नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट जो है, जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उन पे कानून केवल खुद बना सकती है। क्या लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट नेशनल इमरजेंसी में कानून खुद बनाएगी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, किसी को देगी नहीं वो कानून बनाने का अधिकार। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब प्रेसिडेंट रूल लगा रहता है तो पार्लियामेंट या तो खुद कानून बना सकती है, या फिर प्रेसिडेंट को दे सकती है अधिकार, या फिर प्रेसिडेंट किसी और को देने के लिए बोले तो उसको भी दे सकती है। तो ये कहां पे किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट रूल में। चौथे नंबर का है कि नेशनल इमरजेंसी के लिए कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं बताई हुई, टाइम पीरियड नहीं बताया हुआ है। हर 6 महीने से अनुमति ले लेके इसको अनलिमिटेड टाइम तक कर सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट रूल के लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड बताया हुआ है। कितना है वो? 3 साल, है ना। इसमें बोल रहा है 5वें नंबर में, ये बोल रहा है कि साहब जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो सेंटर का जो रिलेशन है वो सारी स्टेट्स के साथ में बदल जाता है, यानी कि भारत की पॉलिटी यूनिटरी पॉलिटी बन जाती है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल जो लगता है वो किसी एक स्टेट पे लगता है, वो सारे देश पे नहीं लगता। तो केवल उस स्टेट के साथ में संबंध बदलते, बाकी स्टेट के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 नंबर में बोल रहा है कि भाई साहब जो है रेजोल्यूशन अप्रूव करने का नेशनल इमरजेंसी को, वो तो स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव करने का रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, तो हमने पहले देख लिया था। नेशनल इमरजेंसी जो है वो लोगों के फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करती है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल में लोगों के फंडामेंटल राइट बिल्कुल भी नहीं छीने जा सकते, सबको फंडामेंटल राइट आराम से मिलते रहेंगे। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी को हटाने का रेजोल्यूशन लोकसभा पास कर सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल को हटाने के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया भाई मेरे। यानी नेशनल इमरजेंसी में हमने बताया था कि 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस के लोग जाके अगर नोटिस देते हैं कि साहब हमको एक स्पेशल सिटिंग बुलानी है ताकि हम इमरजेंसी को हटाने का एक रेजोल्यूशन पास कर सके, तो बुलानी पड़ेगी, है ना, 14 दिन के भीतर। किसको? प्रेजाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। लेकिन प्रेसिडेंट रूल के लिए ऐसा कोई प्रोविजन बनाया ही नहीं गया है। मान लो राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो लोकसभा में कोई भी जाके ये नहीं बोल सकता कि साहब राजस्थान के प्रेसिडेंट रूल को हटाने के लिए हमें कोई मीटिंग बुलानी है ना, प्रोविजन ही नहीं है ऐसा। यानी वो अपने प्रेसिडेंट की इच्छा पे वो कब हटाना चाहे उसको, मैक्सिमम 3 साल से ऊपर तो लगा नहीं सकता। ठीक है। सबसे पहला प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था पंजाब में, ये ध्यान रख लेना, सबसे पहला प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था पंजाब में, उड़ता पंजाब। ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ? व्हेन जनरल इलेक्शन वर हेल्ड टू द लोकसभा इन 1977 आफ्टर द इंटरनल इमरजेंसी, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी उसके बाद में लोकसभा के इलेक्शन किए गए थे। रूलिंग कांग्रेस पार्टी लोस्ट एंड जनता पार्टी केम टू पावर। तो क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी हार गई क्योंकि इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, और जनता पार्टी आ गई पावर में। तो उन्होंने क्या किया? सेंटर में पावर में आए थे वो, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि भाई सेंटर में इंदिरा गांधी ने इतने काम किए हैं, तो अब लोगों का इंदिरा गांधी में और कांग्रेस गवर्नमेंट में विश्वास नहीं रहा है, तो सेंटर में तो हम जीत के आ ही गए, लेकिन जिन जिन स्टेट में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है उनको भी हम बर्खास्त कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स को बिना कोई कारण के बर्खास्त कर दिया। तो वो लिख रहा है द न्यू गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई इंपोज्ड प्रेसिडेंट रूल इन 9 स्टेट, 9 स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। ठीक है। फिर क्या हुआ? उन्होंने उन स्टेट की गवर्नमेंट को हटा दिया और वहां पे नए चुनाव करा दिए। फिर जब वापस से इंदिरा गांधी 2-3 साल बाद जीत के आई, तो इंदिरा गांधी ने भी सेम काम किया, उन्होंने भी आते ही उन 9 स्टेट में वापस से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, वहां की गवर्नमेंट को हटा दिया, नए चुनाव करा दिया। तो मतलब टाइम पास के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा रहे थे, मजे मजे में खेल हो रहा था वो। अरे तुम आए क्या? अल्लाह मैं प्रेसिडेंट रूल लगाता हूँ, तुमने लगाया, अल्लाह मैं भी लगाता हूँ, ऐसा चल रहा था सिस्टम। बताओ। और बाकी ये देख लेना कौन कौन सी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, और B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था प्रेसिडेंट रूल के बारे में कि भाई इसको तो कोई काम में नहीं लगा, लेकिन सबसे ज्यादा काम में इसको लिया गया, और बहुत ज्यादा मिसयूज इसको किया गया। किसको किया गया मिसयूज?
प्रेसिडेंट रूल का प्रोविजन जो है ना भाई साहब, सबसे ज़्यादा मिसयूज प्रोविजन है अभी तक का हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या है? प्रेसिडेंट रूल। अच्छा, कहाँ तक पहुँच गए थे हम? स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू देखते हैं। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि प्रेसिडेंट रूल अगर लगा हुआ है कहीं पे, तो क्या वो सही लगाया गया या फिर गलत लगाया गया, यानी वो संविधान के हिसाब से लगाया गया या फिर अपनी मन मर्जी से लगा दिया, अपने हितों को साधने के लिए, है ना, अपने बेनिफिट के लिए लगा दिया यूनियन गवर्नमेंट ने। तो इसका जुडिशियल रिव्यू कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो वो बोल रहा है कि 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 मेड द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इन्वोकिंग आर्टिकल 356 फाइनल एंड कंक्लूसिव विच कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट बाय एनी ग्राउंड। तो ये जब इंदिरा गांधी ने ऐसा अमेंडमेंट लेके आया था, इंदिरा गांधी ने क्या बोला कि अगर हमने कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो फिर उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा, कोई भी कोर्ट में भी नहीं पूछेगा कि भाई क्यों लगाया, कैसे लगाया, हमने लगा दिया तो मतलब लगा दिया बस। ये इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट लाया था। लेकिन इस प्रोविजन को फिर हटा दिया किसने? उन लोगों ने जो जेल में जाके आए थे इमरजेंसी के टाइम पे। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें बोला भाई ऐसा नहीं होगा। इमरजेंसी अगर कोई प्रेसिडेंट रूल गलत तरीके से लगा रहा है तो कोर्ट उसमें देख सकते हैं, और कोर्ट देखेगा तभी तो पता चलेगा ना। कोर्ट तभी तो बोलेगा कि भाई सही लगाया, गलत लगाया। गलत लगाया तो कोर्ट क्या बोलेगा कि भाई हटाओ इस प्रेसिडेंट रूल को, ये सही नहीं है। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ बोला। बोमाई नाम का केस था, SR बोमाई, ये केस का नाम है, बोमाई केस। 94 में ये केस आया था, 1994 में। उसमें बोला कि द फॉलोइंग प्रोपोजिशन हैव बीन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट और ऑन इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट अंडर आर्टिकल 356। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोमाई केस में बोला कि भाई देखो, ये नीचे हमने कुछ दिए हैं तुमको, ये वाली चीजें देखनी पड़ेगी तुमको। जब भी तुम किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहते हो तो ये 10 चीजें तुमको देखनी पड़ेगी। क्या क्या देखनी पड़ेगी? अगर तुमने इनको नहीं माना तो फिर हम बोलेंगे कि ये प्रेसिडेंट रूल तुमने ठीक से नहीं लगाया और हम उसको निरस्त कर देंगे। द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इंपोजिंग प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। पहली बात तो कोर्ट ने बोली कि भाई साहब, प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट रूल लगाता है तो वो जुडिशियल रिव्यू उसका किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यही होता है कि कोर्ट में आप लेके जाओ उस चीज को और फिर कोर्ट देखे कि क्या ये सही से लगाया था, सही लगाया है, या फिर ये अपने मतलब के लिए, अपने लालच के लिए लगाया है, ऐसा देखेगा। तो कोर्ट का ये बोलना है कि भाई आप प्रेसिडेंट रूल लगाओ तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस चीज के लिए बोला उसके लिए लगाओ ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है आर्टिकल 355 में? 355 आर्टिकल में, अनुच्छेद में, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान ने यह बोला है कि अगर कोई स्टेट की गवर्नमेंट संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, असंवैधानिक कृत्य कर रही है, तो उसको आप हटा दो। लेकिन ऐसा नहीं बोला कि यूनियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से, अपने मतलब के लिए जब चाहे प्रेसिडेंट रूल लगा दे। और अगर ऐसा करती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, नहीं कि कोर्ट उस पर अपना संज्ञान लेके उस पर निर्णय दे सकता है। दूसरे नंबर का, द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन द रेलेवेंट मटेरियल। The action of the president can be struck down by the court if it is based on the irrelevant or extraneous grounds. It was found to be malified or perverse. तो बोले कि साहब, प्रेसिडेंट खुद लगाता है प्रेसिडेंट रूल, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन होना कि हाँ भाई स्टेट में गलत तरीके से काम हो रहे हैं, तो वो किसी रेलिवेंट मटेरियल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री ने उसको आके बोला कि ये वाले स्टेट वाले है ना, इधर अपनी पार्टी नहीं जीत पाई तो एक काम करो, दूसरी पार्टी जीती ना, उसको हटा दो। ऐसे काम नहीं करना आपको, है ना। ऐसा करोगे तो उसको हम क्या मानेंगे? मालाफाइड मानेंगे, यानी कि परवर्स मानेंगे, यानी कि आपका मालाफाइड इंटेंशन, गलत इरादा मानेंगे, और फिर उस प्रेसिडेंट रूल को हम टिकने नहीं देंगे, उसको हम हटवा देंगे। 3 नंबर का, बर्डन लाइज ऑन द सेंटर टू प्रूव द रेलेवेंट मटेरियल एग्जिस्ट टू जस्टिफाई द इंपोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। तो ये बात किसको प्रूव करनी पड़ेगी कि रेलेवेंट मटेरियल था, हमने सही से लगाया है, हमने कोई गलत नहीं किया काम? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रूव करनी पड़ेगी, कोर्ट में जाएगी, भाई देखो ये ऐसे ऐसे काम कर रही थी स्टेट गवर्नमेंट और हमको पता था कि ये संविधान के खिलाफ है, इसलिए हमने लगाया और कोई गलत काम नहीं किया। चौथे नंबर का, द कोर्ट कैन नॉट गो इन टू द करेक्टनेस ऑफ द मटेरियल और इट्स एडिक्वेसी, बट इट कैन सी वेदर इट इज रेलिवेंट एक्शन। ठीक है, यानी कि कोर्ट जो है मटेरियल की करेक्टनेस को जांचने के लिए नहीं जाएगा। उसको पता चला कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ये काम कर रही थी और उसके सामने कुछ रिपोर्ट पेश कर दी सीबीआई की या फिर किसी की भी, तो कोर्ट फिर ये नहीं बोलेगा कि भाई चेक कराओ ये काम हो रहा था क्या, नहीं, वो रिपोर्ट को कोर्ट फिर मान लेगा। If the court holds that the presidential proclamation to be unconstitutional invalid, it has the power to restore the dismissed state government and revive the state legislative assembly it was suspended or dissolved. मान लो प्रेसिडेंट रूल कहीं पे लगा दिया, अभी मैंने बताया था ना कि प्रेसिडेंट रूल लगता है तो मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को हटा दिया जाता है, और असेंबली जो है स्टेट की विधानसभा जो है उसको या तो हटा ही दिया जाता है, डिसोल्व कर दिया जाता है, या फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन मान लो फिर बाद में कोर्ट में केस, यार कोर्ट ने बोला कि भाई ये प्रेसिडेंट रूल तो आपने सही से नहीं लगाया, तो गलत लगाओ, इसको हटाओ, प्रेसिडेंट रूल को हटाओ। तो जो चीजें हुई थी ना उस प्रेसिडेंट रूल के अंतर्गत, यानी जो विधानसभाओं को डिसोल्व किया गया था, सस्पेंड किया गया था और मुख्यमंत्री मंत्रियों को हटाया गया था, वो वापस से फिर अपने काम पे आ जाएंगे। उनको बोलेगा तुम वापस से काम करो, ये गलत लगा था इसलिए ये कट्टी, ये नहीं माना जाएगा, जो भी गेम में अभी तक हुआ वो नहीं माना जाएगा, डिसमिस, गेम वापस से स्टार्ट करो। The state legislative assembly should be dissolved only after the parliament has approved the presidential proclamation. Until such approval is given, president can only suspend the assembly. In case of parliament fails to approve the proclamation, the assembly would get reactivated. तो बोल रहे कि साहब यहाँ पे घोषणा की प्रेसिडेंट ने कि प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं इस स्टेट में, मान लो राजस्थान में लगा रहे हैं, तो जैसे घोषणा करेंगे वो, तो मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा और मिनिस्टर को हटा दिया जाएगा कि भाई जाओ घर पे जाओ। उसके अलावा
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये घोषणा करने के बाद आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी होती है ना, जब पार्लियामेंट अप्रूव कर दे उसके बाद ही अगर आप असेंबली को, स्टेट वाली विधानसभा को डिसोल्व करना चाहो ना तो कर सकते हो। उतने दिन तक आपको उसको सस्पेंड ही रखना होगा। डिसोल्व का मतलब होता है कि आपने विधानसभा ही विघटित कर दी कि अब दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट ने अप्रूव ही नहीं किया आपके प्रेसिडेंट रूल को, तो हो सकता है पार्लियामेंट डिसअप्रूव कर दे आपके प्रेसिडेंट रूल को कि भाई नहीं ये तो नहीं लगाना। तो अगर नहीं लगाना और उसके पहले आपने डिसोल्व भी कर दी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे, तो ये तो गलत होगा। तो तब तक आप सस्पेंड करो, जब अप्रूवल मिल जाए उसके बाद देखना आपको डिसोल्व करना है तो उसके बाद कर सकते हो। 7 नंबर का, secularism is one of the basic feature of the constitution, hence the state government pursuing anti secular politics is liable to action under article 356। कि बोल रहा है धर्म निरपेक्षता जो है ना भारत की, वो बहुत जरूरी है। अगर कोई भी स्टेट धर्म निरपेक्ष काम नहीं कर रही है तो उस पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। 8 नंबर का, द क्वेश्चन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, until that is done the ministry should not be unseated। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग आरोप लगाते हैं मुख्यमंत्री पर, उनके मंत्रियों पर कि भाई इनको तो मेजोरिटी मिली भी नहीं है। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे राजस्थान में विधानसभा में 200 एमएलए हैं टोटल, तो जिसके पास में 100 प्लस 1 सीट होगी ना वो सरकार बनाएगा। अब मान लो कोई सरकार में मुख्यमंत्री और सारा मंत्री बैठे हैं, लेकिन कई लोग आरोप लगाते हैं कि भाई इनके पास तो इतनी सीट है ही नहीं, 101 सीट इनके पास तो है ही नहीं, इनको तो सरकार से निकाल देना चाहिए। ऐसा आरोप लगाया लोगों ने, और इस आरोप के आधार पर प्रेसिडेंट रूल लगा के इनको निकाल दिया। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सही नहीं होगा। आपको क्या करना है, आप असेंबली में जाओ, विधानसभा की बैठक बुलाओ और वहां पे बोलो कि भाई यहाँ पे एक प्रस्ताव पे चर्चा होगी कि क्या इनके पास में 101 सीट है या नहीं। फिर वहां पे वोट गिराओ और उसके पक्ष में अगर 101 वोट पड़ जाते हैं तो ठीक है, वो रहेगा मुख्यमंत्री बना हुआ, नहीं पड़ते हैं तो फिर उसको हटाओ, है ना। ऐसे अपने मर्जी से मत हटाओ, वोट कराओ। कहां पे, असेंबली में। तो बोल रहा है कि ये जो है ना कि भाई किसके पास मेजोरिटी है किसके पास नहीं, ये डिसाइड होना चाहिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी हाउस के अंदर जाके वोट करा के। ऐसे नहीं तुम अपने मर्जी से ही कुछ कर रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। 9 नंबर का, where a new political party assumes power at the center, it will not have the authority to dismiss the ministries formed other parties in the state। तो वही अभी जो इंदिरा गांधी और जनता दल के पार्टी के टाइम पे हुआ था कि उधर वो जीते तो उन्होंने स्टेट में सारी कांग्रेस की गवर्नमेंट हटा दी, फिर कांग्रेस जीती तो उन्होंने जनता दल की गवर्नमेंट हटा दी। सुप्रीम कोर्ट बोला ये नहीं सही है, स्टेट की गवर्नमेंट अलग है, सेंटर की अलग है। सेंटर में अगर कोई दूसरी पार्टी जीत रही है तो उसके पास ये पावर नहीं आ जाता कि वो अपने से अलग पार्टी वाली गवर्नमेंट को स्टेट में से हटा दे। ये सही नहीं होगा, ये गलत होगा और हम ये नहीं होने देंगे। 10 नंबर का, the power under Article 356 is an exceptional power and should be used only occasionally to meet the requirement of the special situation। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये देखो 356 वाला पावर है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है, क्योंकि इससे स्टेट गवर्नमेंट को तुम हटा देते हो, मंत्रियों को हटा देते हो, मुख्यमंत्री को हटाते हो। तो इसको ऐसे मन मर्जी से ना हर कभी काम में, मतलब कि तुम 125 बार काम में ले चुके हो, हर साल 2 बार मारते हो, सेंचुरी मार चुके हो, ऐसा नहीं। जब बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाए ना तभी लिया करो, नहीं तो मत लिया करो, ठीक है। ये बात बोली किसने, सुप्रीम कोर्ट ने बोली। ओके ओके, चलो अभी इसका केसेस ऑफ इम्प्रॉपर यूज भी देख लेते हैं, फिर हमारा पूरा हो जाएगा। ये केसेस ऑफ इम्प्रॉपर यूज, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। क्या बताया कि भाई कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भाई अगर तुम इस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाओगे तो हम उसको सही नहीं मानेंगे, हम उसको गलत मानेंगे, हम उसको हटवा देंगे। कौन कौन से केस, ये भी एसआर बोमई केस में बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। क्या बताया था, पहला, वेयर आफ्टर जनरल इलेक्शन टू द असेंबली नो पार्टी सिक्योर्स अ मेजोरिटी दैट इज हंग असेंबली, है ना। ये बोला इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट वुड बी प्रॉपर इन द फॉलोइंग सिचुएशन, कि नीचे जो सिचुएशन दी हुई है ना इनमें तो ये सही रहेगा कि आप स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दो, सही रहेगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलेगा हाँ भाई बहुत बढ़िया काम किया, ठीक किया, ये प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, ठीक किया, कोई भी गलती तुमने नहीं की। कब, जब मान लो चुनाव हुए, जैसे राजस्थान में मैंने बताया 200 सीट में से जिसके पास 101 सीट होगी वो जीतेगा। लेकिन मान लो चुनाव हुए, एक पार्टी को तो मिली 80 सीट, एक को मिली 70 सीट, कितने हो गई है, 150 होगी ना, एक को मिली 50 सीट, तो किसी को भी 101 सीट नहीं मिली, है ना, और 200 सीट पूरी भी हो गई। तो अगर ऐसा काम हुआ है और कोई भी सरकार बनाने के लायक नहीं है तो फिर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, where the party having a majority in the assembly declines to form a ministry and the governor cannot find a coalition ministry commanding a majority in the assembly। मान लो कोई पार्टी है उसके पास में 101 सीटें आई है, लेकिन वो बोल रही है हम तो सरकार नहीं बनाएंगे, हम तो नहीं बनाएंगे सरकार, क्यों, हमारी मर्जी, नहीं बनाएंगे सरकार। अब जिसके पास 101 सीट है अगर वो सरकार नहीं बना रहा तो उसके अलावा तो कोई बना भी नहीं सकता। भाई 101 सीट चाहिए ना सरकार बनाने के लिए 200 में से। अब 101 सीट जिसके पास है वो तो बना रहा नहीं, बाकी लोगों के पास, बेचारों के पास कितनी बची होगी, 99 सीट, इसमें सरकार बन नहीं सकती। तो फिर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को भी दिख जाएगा कि भाई अब तो सरकार बनेगी तो स्टेट चलेगी कैसे, तो स्टेट चलाने के लिए वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। और फिर भी नहीं मानते, वो नहीं बनाते सरकार, तो फिर चुनाव कराए जाएंगे और फिर से वोटिंग कराई जाएगी। तीसरे नंबर का, where a ministry resigns after its defeat in the assembly and no other party is willing to able to form the ministry commanding majority in the assembly। अभी मैंने बताया जैसे
कि जब ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों के पास में पूरी मेजोरिटी नहीं है तो उनको वोट करवाया जाता है विधानसभा में बुला के कि भाई वोट करो जो जो इनके साथ में है। अब मान लो जो वोट किए उनको, उनमें मान लो 95 लोगों ने वोट किया 200 में से, तो इसका मतलब इनको 101 वोट नहीं मिले, इसका मतलब ये हार गए उस वोट को, यानी इनको सरकार छोड़नी पड़ेगी, इनकी सरकार गिर गई। अब ये सरकार गिरने के बाद खाली हो गई ना विधानसभा, तो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बचा, कोई भी मंत्री नहीं बचा, तो अब कौन चलाएगा सरकार? अब कोई भी मान लो सरकार बनाने के लिए नहीं आ रहा कि भाई हमको भी नहीं बनानी, हमको भी नहीं, सबको पूछ लिया, कोई बोल रहा है मैं तो नहीं बनाऊंगा, सब ऐसे मना कर रहे हैं, तो फिर क्या करेगा प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट रूल लगा देगा कि भाई तुम सब जाओ अपने घर पे, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया, अब प्रेसिडेंट यहाँ पे शासन करेगा जब तक दोबारा चुनाव नहीं होते। चौथा, वेयर कंस्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये तो हमने पढ़ा ही था, आर्टिकल 365 365 में लिखा हुआ है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कंस्टिट्यूशनल डायरेक्शन देती है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं मानती है, तो फिर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। 5 नंबर का, इंटरनल सबवर्सन वेयर फॉर एग्जाम्पल ए गवर्नमेंट इज डिलिबरेटली एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ और द फोमेंटिंग वायलेंट रिवोल्ट। कि जब भाई साहब इतना गड़बड़ काम हो जाए कि कोई स्टेट गवर्नमेंट जानबूझ के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रही है और वो जानबूझ के भारत में दंगा कराना चाहती है, भारत में अशांति फैलाना चाहती है, भारत में हिंसा कराना चाहती है, तो भी वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। सही रहेगा वो। 6 नंबर का, फिजिकल ब्रेकडाउन वेयर द गवर्नमेंट विलफुली रिफ्यूजेस टू डिस्चार्ज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन इंडेंजरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। जब कुछ ऐसे ऑब्लिगेशन थे स्टेट के जो कि उनको डिस्चार्ज करने थे, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, जैसे पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, ये किसके अंदर आता है? ये आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, कि भाई कुछ भी हिंसा हो रही है, दंगा हो रहा है, कुछ भी गलत काम हो रहा है, तो तुम पुलिस भेज के वहां पे उसको उसको शांत कराओगे, उसको कंट्रोल में लोगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल में लेने की बजाय भड़कवा हो रही है इस पुलिस से वहां पे दंगा, तो फिर इसका मतलब क्या हो रहा है कि उससे लोगों की वो जान खतरे में डाल रही है, तो वहां पे फिर उस ऐसी स्टेट गवर्नमेंट जो ऐसे ऐसे गलत काम करी उसको तो रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, तो उसको हटा दिया जाएगा और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। तो ये तो वो कंडीशन हो गई जहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाना सही था, सही बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसी ऐसी कंडीशन में लगाओगे तो बहुत बढ़िया बात है, लगाना चाहिए ऐसी कंडीशन में, तो हम भी तुम्हारी तारीफ करेंगे, तारीफ में तालियां बजाएंगे। लेकिन भाई फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशन ऐसी बताई जहां पे जो है प्रेसिडेंट रूल लगाना गलत होगा। उसने बोला इन कंडीशन को भाई साहब ऐसे ऐसे फालतू काम मत करना, इन फालतू कंडीशन की वजह से अगर तुमने प्रेसिडेंट रूल लगाया ना तो हम उसको हटा देंगे। कौन कौन सी है वो? फर्स्ट, वेयर अ मिनिस्ट्री रिजाइंस और डिसमिस्ड ऑन लूजिंग मेजोरिटी सपोर्ट इन द असेंबली एंड द गवर्नर रिकमेंड्स इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल विदाउट प्रोबिंग द पॉसिबिलिटी फॉर फॉर्मिंग अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री। जैसे मैंने बताया अभी कि फ्लोर पे जब वो वोटिंग कराते कि भाई तुम हमारे साथ कौन कौन है, 101 वोट नहीं मिले, 101 से कम मिले, तो वो फिर मेजोरिटी में रहे नहीं, उनको सरकार छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद जैसे वो हारे, प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई हम तो प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं आज से, है ना, ये सही नहीं होगा। गवर्नर ने अगर ये बोल दिया प्रेसिडेंट को कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा, तो ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई उनको नहीं मिला ना, उनको 101 वोट नहीं मिले ना, तो और भी तो लोग हैं, एक बार उनको भी बुलाओ, उनको भी मौका दो कि भाई 1 महीने का मौका दे रहे हैं हम, कोई भी सरकार बनाना चाहता है जिसके पास भी 101 वोट है वो आ जाओ, वोटिंग कराओ, अगर मिल गए तो वो सरकार बना सकता है। तो दूसरे को मौका ही नहीं दिया तुमने, एक आदमी हार गया तो तुमने बोला सीधा किसी कि अब सारी सरकार बर्खास्त, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे हम, ये गलत है, ऐसा मत करना, अगर किया तो हम उसको डिसमिस करवा देंगे। दूसरा, where the governor makes his own assessment of the support of the ministry in the assembly and recommends imposition of president rule without allowing the ministry to prove its majority on the floor of the assembly। तो मैंने वही बोला कि कई लोगों ने शिकायत कर दी कि भाई इस मुख्यमंत्री के पास तो पूरी मेजोरिटी है ही नहीं है, तो ऐसे मुख्यमंत्री बना हुआ है, और गवर्नर ने उस शिकायत को सुन के ही बोला बोला हाँ हटाते हैं इसको। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोला ये सही नहीं होगा। अगर तुम ऐसी शिकायत सुन रहे हो ना तो फिर उसको फ्लोर पे बुलाओ और उसको बोलो कि भाई इस डेट को ये अपन मीटिंग रखेंगे, इसमें वोट करना जो इसके पक्ष में है और वोट वो करना जो इसके पक्ष में नहीं है, और फिर वहां पे जो फैसला होगा ना उसके हिसाब से हटाओ, अपने हिसाब से मत हटाओ। 3 नंबर का, वेयर द रूलिंग पार्टी इंजॉइंग मेजोरिटी सपोर्ट इन द असेंबली हैज सफर्ड अ मैसिव डिफीट इन द जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा सच एज 1977 एंड 1980। तो वही बात कि स्टेट में मान लो कांग्रेस की सरकार है और सेंटर में कांग्रेस हार गई और जनता दल आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि जनता दल वहां से फिर बाकी सारी स्टेट से कांग्रेस में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है स्टेट में वहां पे उनको प्रेसिडेंट रूल लगा के हटा देगा, ऐसा नहीं करेगा। और फिर सेम काम कांग्रेस ने भी किया, कांग्रेस जब जीत के आई तो उसने जहां जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी स्टेट में उन सबको हटा दिया, तो बोले ये सही नहीं है, ये करोगे तो हम नहीं चलने देंगे ये। 4 नंबर का, इंटरनल डिस्टर्बेंस नॉट अमाउंटिंग टू द इंटरनल सबवर्जन और फिजिकल ब्रेकडाउन। तो बोले कि थोड़ा बहुत टुच्चा पुच्चा इधर उधर थोड़ा बहुत हुआ कुछ, मतलब मान लो लड़ लिए बच्चे, लड़ लिए आपस में, है ना, या फिर कोई जमीन को लेकर कोई की लड़ाई हो गई और तुम बोले अरे स्टेट में लड़ाई होगी, लड़ाई होगी, इतनी बड़ी स्टेट है, थोड़ी सी जगह पे कुछ हुआ और तुम बोलो भाई यहाँ तो वो लगाना पड़ेगा प्रेसिडेंट रूल, लड़ाई होगी लड़ाई होगी। बोले ऐसा भी नहीं होगा, है ना, फिजिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी इतनी ज्यादा लड़ाई होनी चाहिए कि भाई उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, प्रेसिडेंट रूल लगाओ। ऐसे दो घर वाले लड़ लिए, तुम बोले नहीं नहीं अब तो प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा, तुम तो बहाना देख रहे थे लगाने का, कैसे जैसे लगा दें, भाई वो नहीं चलेगा। ऐसा किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सारी बातें। माल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट और एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द मिनिस्टर्स स्ट्रेंजेंट फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस। ये बोला कि साहब अगर स्टेट गवर्नमेंट में करप्शन चल रहा हो या फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चला रहे हो, यानी कि मान लो जो अस्पताल है उनमें गंदगी रहती है, पैसा खा गए, जैसा अभी आया था ना, अभी आया था राजस्थान का
कि कोई मशीन थी एमआरआई करने की, वो मशीन नॉर्मली तो 15 लाख रुपए में दे देती है कंपनी, लेकिन सरकार ने उसको 25 लाख रुपए दे खरीदा। मतलब और अस्पताल वाले, प्राइवेट वाले उसको 15 लाख में खरीद रहे हैं, सरकारी अस्पतालों ने उसको 25 लाख में, सेम मशीन को। तो ये करप्शन है। तो इस करप्शन की वजह से यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा सकता है ना, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते करप्शन की वजह से। क्यों? कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई करप्शन हो तो आप जांच कराओ, सीबीआई की, सीआईडी की, जिसकी भी करानी है, और जो करप्ट नेता है, करप्ट अफसर है, उसको जेल में डालो। उसके लिए आप प्रेसिडेंट रूल लगा के पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट को ही नहीं खत्म कर सकते, है ना, ये गलत होगा। ऐसा किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। 6 नंबर का, वेयर द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट गिवन प्रायर वार्निंग टू रेक्टिफाई इटसेल्फ इन केस ऑफ एक्सट्रीमली अर्जेंसी लीडिंग टू डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेस। कि भाई जब स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ गलत काम कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोच लिया कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, और उन्होंने लगा दिया, ना ही उसको वार्निंग भी नहीं दी। अरे भाई स्टेट वालों को एक बार बोल तो लो कि भाई तुम ये काम कर रहे हो, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। और फिर उसके बाद भी नहीं सुधरे तो लगा देते। तुमने वार्निंग नहीं दी, तुमने ऐसे लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट बोला बेटा ये सही नहीं है ना, वार्निंग देनी चाहिए पहले, कुछ भी करने से पहले वार्निंग दिया करो। मैं भी दे रहा हूँ वार्निंग, पढ़ लो। 7 नंबर का, where the power is used to sort out intra-party problems of the ruling party or for the purpose of extraneous irrelevant to the one in which it has been conferred by the constitution। क्या बोल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने तो इसलिए दी थी तुमको ये प्रेसिडेंट रूल लगाने की पावर, कि जब संविधान के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट नहीं चल रही तो तुम उसको बर्खास्त करके संविधान के हिसाब से चला सको। पर तुम अपने खुद के राजनीतिक फायदे के लिए काम में लोगे, ये सही नहीं होगा। अगर ऐसे लगाओगे तुम तो हम इस प्रेसिडेंट रूल को खत्म कर देंगे और बोलेंगे ये गलत तरीके से लगाया गया था। तो मित्रों ये प्रेसिडेंट रूल हमारा खत्म हो गया। ऊपर आ रहा है नंबर 1 लिखा हुआ, उसे दबा के सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे भी आ रहा है सब्सक्राइब बटन, नीचे भी देता हूँ, ऊपर भी देता हूँ, बताओ दो जगह, फिर भी नहीं करते हो तो भाई फिर मतलब इतने नकटे कैसे हो रहे हो तुम? लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय सिया राम।